जय हिंद। आज बात यहाँ पर होने वाली है साप्ताहिक करंट अफेयर, मतलब वीकली करंट अफेयर को हम देखने वाले हैं। पूरे सप्ताह भर हमने जी जान से मेहनत की है। डेली करंट अफेयर हमने देखा है और इसके पहले भी एक सीरीज हमने देखी थी जिसपे हमने पूरे माह का जो स्टार्टिंग वीक था, शुरुआत का सप्ताह था, उसके बारे में देखा था। अब आज बात होने वाली है आपकी यहाँ पर 10 से 16 तारीख के बारे में। 16 तारीख में कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे उसके बारे में बात होने वाली है। साप्ताहिक करंट अफेयर है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने किसी कारण से, कुछ बच्चे आलस कारण नहीं देख पाते हैं डेली करंट अफेयर, और कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हमें चीजें भूलने लगती हैं, तो उसको रिकॉल करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी को गुस्सा नहीं होना है कि सर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं आपके सामने चीज़ें दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने पूरे सप्ताह भर पढ़ी हैं। डिटेल में आपने देखी है तो अच्छी बात है, बाकी ये काम करेगा ये एक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन कराने का, राइट। तो आइए देखते हैं, बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे और इस वीडियो को कोशिश करेंगे कि छोटा से छोटा बने, ताकि एग्जाम के पहले आप 2 से 3 बार इसका रिवीजन अच्छे से कर पाए। आप अगर घर पे देख रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये वीडियो मिलेगा, तो आपको वीडियो रोकना है। जो भी प्रश्न आएंगे पहले उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे पिछली बार भी कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छे उत्तर लिखे थे, तो मैं आशा करता हूं कि आप भी शानदार तरीके से उत्तर लिखेंगे, राइट। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे देश में हुआ है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल इवेंट कौन कौन से हुए हैं खास, आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने यहां पर निकल कर आ रहा है निपाह वायरस के बारे में। हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किस राज्य में निपाह वायरस से 2 मौतों की पुष्टि की गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट 2 डेथ्स ड्यू टू निपाह वायरस वर कंफर्म्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, निपाह वायरस एक बार फिर से आ चुका है। पहले भी इसके मामले देखने के लिए मिले थे, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कोरोना की अगर बात की जाए, या आपसे नोरो वायरस की बात की जाए, किसकी बात की जाए, आपसे नोरो वायरस की बात की जाए, तो दोनों के पहले मामले आपको कहाँ देखने के लिए ही मिले थे? दोनों के पहले मामले आपको देखने के लिए मिले थे केरल पे ही। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी अभी यहां पर देखा है हमने 2 मौतें हो चुकी हैं और लगातार इसके जो केस हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए ये आ चुका था चर्चा में। अगला सवाल देखते हैं। यहां पर देखिए, रांगला एक उत्सव हो जाता है, एक मार्ट हो जाता है, ट्रेवल मार्ट हो जाता है, जो कि आयोजित होने वाला है। ये जिस व्यक्ति की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां के ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं, उसी राज्य की यहां पर हम बात कर रहे हैं। इनका नाम हो जाता है श्री भगवंत मान, और ये हो जाते हैं मुख्यमंत्री कहाँ के? तो आप बोलेंगे पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और वहीं पर फर्स्ट टूरिज्म समिट एंड ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन होने वाला है। रांगला पंजाब भी इसको बोला जा रहा है। माहौली में ये होने वाला है, राइट। 11 से 13 तारीख के बीच इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, किस स्थान में बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? इन विच प्लेस वॉज द बंगस वैली फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? ऑप्शन विकल्प सिक्किम, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या गोवा। तो हमने देखा था कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अक्सर जो राज्य सरकारें हैं कोई ना कोई महोत्सव आयोजन कराती रहती हैं, ताकि उसके कारण लोग इकट्ठा हों और देश विदेश में इन चीज़ों के बारे में, जो भी घूमने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में पता चले, जिसके कारण से रोजगार बढ़ेगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने देखा था कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब उपराज्यपाल, उपराज्यपाल जिनका नाम क्या हो जाता है? मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी जिनका नाम हो जाता है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, राइट। तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप वीडियो रोक रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख रहे होंगे, राइट। अब यहां पर एक और जानकारी, ये कौन हो जाते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी होता आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाते हैं। कौन है ये वर्तमान में? तो आप बोलेंगे शिक्षा मंत्री हो जाते हैं ये वर्तमान में। शिक्षा मंत्री हो जाते हैं ये भारत के वर्तमान में। और इनके द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र को खोलने की बात कही गई है। विद्या समीक्षा केंद्र मुख्य रूप से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो आई थी 2020 में, उसके तहत बोला गया कि यहाँ पर जो भी बच्चों का एक समूह बनाया जाएगा, उनके बारे में यहाँ पर स्टडी की जाएगी। एक स्टडी से एक डेटा डेवलप किया जाएगा और उस डेटा का यूज करके अच्छी अच्छी योजनाएं, स्कीम ले आई जाएंगी। और उसी प्रकार से यहाँ पर गुजरात के बाद दूसरा जगह बन गया है उत्तराखंड, जो ऐसा करने वाला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड के देहरादून में धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं,
विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की गई थी? पहला राज्य कौन सा था? तो आपका उत्तर होना चाहिए पहले राज्य पर, पहले स्थान पर गुजरात होगा और दूसरे स्थान पर आपका उत्तराखंड होने वाला है, सेकंड प्लेस पर, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए यहां बात की जा रही है पहली ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किस स्थान में हुआ है? इन विच प्लेस वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक ऑर्गेनाइज्ड? जयपुर, लखनऊ, इंदौर या नई दिल्ली? क्या होगा? ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक मतलब क्या? देखिए जो भी ट्रांसजेंडर समूह रहता है, बहुत समय हमने देखा है कि लोग इनको उपेक्षा की नजरों से देखते हैं, लोग इनको हीनता के भाव से देखते हैं, तो कुल मिलाकर ये अपना इलाज भी अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं और इसीलिए जागरूकता के लिए ही इन्होंने एक पदयात्रा निकाली है, एक समूह आप यहाँ पर गैदरिंग टाइप का देख सकते हैं, तो ये इन्होंने किया था जिसके कारण से लोगों के प्रति जागरूकता आए, अच्छे से ये समाज में बराबरी के साथ जीवन निर्वाह कर सकें। कुल मिलाकर ऐसी बात यहां पर देखने के लिए मिली थी। कहां पर की गई थी? लखनऊ में की गई है। कहां की गई है सर? लखनऊ में की गई है सर। कौन सी पहली है? जहां पर भी पहला शब्द आएगा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। फर्स्ट ईवर ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक की बात की जा रही है। कहां पर? नवाबों के शहर पर बात की जा रही है। नवाबों के शहर पर बात की जा रही है। कौन सा है नवाबों का शहर? आप बोलेंगे ये उत्तर प्रदेश की बात हो जाती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है, लखनऊ की ही बात की जा रही है, राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या बातें की जा रही हैं। देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का उद्घाटन किस स्थान में किया गया है? इन विच प्लेस हैज द कंट्रीज फर्स्ट हेरिटेज रिवर फ्रंट बीन इनॉग्रेटेड? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? रिवर फ्रंट क्या होता है? तो कुल मिलाकर नदी के किनारे होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको लाइटिंग वाइटिंग करके, मतलब आप अगर रात में भी जाएंगे तो फोटो वोटो शानदार तरीके से खींच पाएंगे। कुल मिलाकर बात यहां पर ऐसी हो गई है। कहां पर किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए चंबल राज्य की बात यहां पर, चंबल नदी की बात यहां पर हो रही है, चंबल नदी पर यह किया जाएगा। आधार क्या है इसको पढ़ाने का? तो यहां पर एक न्यूज आई थी जिस पर आप ये तस्वीर भी देख सकते हो रिवर फ्रंट की, और यहां पर बोला भी गया था 10,000 लोग लगभग अटेंड करने वाले हैं इसकी इनॉग्रेशन जो सेरेमनी होने वाली है। फर्स्ट हेरिटेज रिवर फ्रंट होने वाला है जो कि राजस्थान में स्थित होने वाला है, यहां पर ऐसी बात निकल कर आई थी। कोटा स्थान पर यह हो जाता है। लागत क्या आई थी? लागत आई थी लगभग 1400 करोड़ रुपए की। कुल मिलाकर ये बात आपको इतनी याद रखनी है, राइट। आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में भी कहां हो जाएगा? राजस्थान में भी कोटा शहर हो जाएगा, राजस्थान का भी कोटा शहर हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगी। नेक्स्ट, देश के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का निर्माण किस नदी पर किया गया है? देखिए यहां पर सवाल की लैंग्वेज बदल दी गई है, इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर जो पूछेगा वो भी आपसे अलग अलग प्रकार से सवाल पूछता रहेगा, तो हंसना बिल्कुल नहीं है। जहां हमारी नजर हटी वहीं दुर्घटना घटी, तो ऐसी नजरों पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। द कंट्रीज फर्स्ट हेरिटेज रिवर फ्रंट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? नदी की बात की जा रही है, बताइए क्या होने वाला है उत्तर? नर्मदा, चंबल, गंगा या यमुना? तो अभी अभी हमने बात की जहां पर कि डाकू बहुत ही ज्यादा पहले फेमस रहे हैं क्योंकि ये नदी बना देती है घाटी। घाटी पर अक्सर देखा जाता है कि छुपना ज्यादा आसान रहता है, पुलिस की पहुंच बहुत कम हो पाती है, इसलिए बहुत ही ज्यादा आश्रय यहाँ पर लिया करते थे डाकू आदि। इसलिए चंबल का जब भी नाम लेते हैं हम तो एक साथ एक वर्ड निकलता है चंबल के डाकू। गुस्सा नहीं होना है, यहाँ पर पहले की बात की जा रही है, उत्तर इसका क्या होगा? चंबल होने वाला है। चंबल नदी की बात यहाँ पर की जा रही है, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरा सेक्शन। दूसरा सेक्शन बुक एंड ऑथर्स का होने वाला है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुक चर्चा में रही थी इस माह में? तो आप बोलेंगे इस सप्ताह में सर्वाधिक लॉन्चिंग के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है एक बुक का नाम। बुक का है अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस पुस्तक का नाम हो जाता है। आपको बताना है इसके लेखक कौन है। Who is the author of the book Ajay to Yogi Adityanath, which has been registered in the Asia Book of Records for highest number of launches? शांतनु गुप्ता, राधिका आयंगर, शिव शंकर या सचिन तेंदुलकर? उत्तर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम मैंने अभी एक शॉर्ट बनाया था, आपने अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इसका उत्तर होगा प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, राइट। शिव शंकरी जी की बुक का नाम क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सूर्यवंशम।
सूर्यवंशम ये मूवी वाली नहीं है तो बोल दो कि सर सेट मैक्स में तो ये हमेशा आती है, तो इस बुक को पढ़ने की जरूरत क्या है, ये बुक दूसरी है। राधिका आयंगर, इनके बारे में कुछ देर में बात होगी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है शांतनु गुप्ता। और ये बुक आप समझ ही पा रहे हैं कि किसके ऊपर लिखी हुई है, कि एक सामान्य सा व्यक्ति, एक सामान्य सा बालक जिसका नाम रहता है अजय, वो किस प्रकार से जर्नी अपनी तय करता है, किस प्रकार से जीवन के इस कठिन जंगल को काटता है और उस पर विजय हासिल करता है। और अब वही व्यक्ति हमारे पास है योगी आदित्यनाथ के नाम से। तो ये हो जाती है पूरी कहानी। शांतनु गुप्ता जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ग्राफिक्स रूप में ही आप इस पूरी बुक को पढ़ पाएंगे, राइट। फायर ऑन द गंगास पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फायर ऑन गंगास, राइट। तो यहां पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एक मूवी आई थी जिसका नाम हो जाता है मशान। मशान एक मूवी आई थी जिस पर यहाँ पर जो जनजाति है तो उसके बारे में बताया गया था, जो मुख्य रूप से डोम जनजाति हो जाती है, जो मुख्य रूप से गंगा के घाट पर लोगों को जलाने का काम करती हैं, राइट। कौन सी जनजाति हो जाती है? डोम जनजाति हो जाती है। डोम लोग जो हो जाते हैं, डोम समूह हो जाता है, उनके द्वारा किया गया था। लेखक का नाम क्या है, राइटर का नाम क्या है? शांतनु गुप्ता, राधिका आयंगर, ज्ञान चतुर्वेदी, युवराज सिंह। तो आप बोलेंगे राधिका आयंगर की यहां पर बात हो रही है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ज्ञान चतुर्वेदी जी के बुक का नाम क्या हो जाता है? पागल खाना। पागल खाना इनकी बुक का नाम हो जाता है। युवराज सिंह की बुक का नाम हो जाता है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, नेक्स्ट। अब आइए, ये बुक को भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार कुछ कवर दिखाई देगा, राधिका आयंगर यहाँ पर लिखा हुआ है, तस्वीर भी इनकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात होने वाली है इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में, मतलब हमारे दुनिया में क्या हो रहा है। हमने बोला तो है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया हमारा परिवार है, लेकिन उसी परिवार में क्या क्या हो रहा है आइए देखते हैं, कुछ नजर मारते हैं जो हुआ है। महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। अगर इस पर हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में चले गए तो क्लास हो जाएगी बहुत ही लंबी, जो कि हमको नहीं करनी है। हाल ही में आए तूफान का नाम डैनियल हो जाता है। से कौन सा देश सर्वाधिक प्रभावित रहा था? विच कंट्री हैज बीन मोस्ट अफेक्टेड बाय द रिसेंट स्टॉर्म डैनियल? आपके लिए ऑप्शन क्या क्या है? लीबिया, मोरक्को, न्यूजीलैंड, म्यांमार। बताइए। म्यांमार में आया था जिसका नाम हो जाता है मोचा साइक्लोन, राइट, जिसका नाम रखा गया था येमेन के द्वारा। नामकरण किसके द्वारा? यमन के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में कौन सा आया था? न्यूजीलैंड में आया था गैब्रियल। न्यूजीलैंड में आया था, नाम था इसका गैब्रियल, ठीक है। इसके अलावा मोरक्को पर अभी अभी भूकंप आया है और यहां पर भी बहुत सारी जाने गई हैं। इसके अलावा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लीबिया, राइट। नेक्स्ट आप देख लीजिए लीबिया की लोकेशन, ये रहा हमारा प्यारा भारत देश। आप प्यारे भारत देश से इधर साइड आएंगे तो आपको यहाँ पर लीबिया देखने के लिए मिलेगा। इसकी कैपिटल हो जाती है त्रिपोली, दीनार हो जाती है करेंसी। अफ्रीका महाद्वीप में आप इसको देख पा रहे हैं। इस तरह भी आप अगर मैप देखेंगे तो ये रहा इंडिया, इस तरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा लीबिया, और यहाँ पर आपको मोरक्को कुछ देखने के लिए मिलेगा, राइट। और इस प्रकार से यहाँ पर लगभग 5000 लोगों की मौतें तो पहले ही आंकड़े आ गए थे, अभी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर एक और जो मोरक्को के मैंने भूकंप की बात की, मोरक्को आप इधर साइड अगर भारत की लोकेशन देख पाएंगे तो फिर इधर साइड आपको यहाँ पर आकर यहाँ पर मोरक्को देखने के लिए मिलेगा, जिसकी कैपिटल हो जाती है रबात। जिसकी कैपिटल हो जाती है क्या? रबात। मोरक्को की हमने बात की है और यहाँ पर आया है अभी एक अर्थक्वेक, राइट, मतलब भूकंप आया था। अब यहां पर ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति जिनका नाम हो जाता है किंग जोंग उन, राइट, किंग जोंग उन हो जाता है, जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं। इसके अलावा इनका नाम हो जाता है व्लादिमीर पुतिन, और इनकी मुलाकात हुई है कहां पर? रशिया पर। तो बहुत ही ज्यादा चर्चित रही थी ये मुलाकात। अमेरिका ने लगातार इसका विरोध किया था, बोला था कि अगर ये लोग मिले, हथियारों को सप्लाई किया एक दूसरे को, तो इनके ऊपर और ज्यादा हम प्रतिबंध लगा देंगे। तो कोई नहीं, जो आगे होगा वो देखा जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत देश। तो प्यारे भारत देश से आप अगर नॉर्थ में जाएंगे तो आपको यहाँ पर रशिया देखने के लिए मिलेगा, और इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया के नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये रही लोकेशन।
पूरी दुनिया भी घूम कर आना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रशिया आपने पढ़ तो लिया है, कहां पर रशिया आपको पता ही नहीं, तो पता होना चाहिए भैया। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब देखते हैं यहां पर बात की जा रही है, एक हवाई द्वीप हो जाता है। ठीक है, हवाई द्वीप हो जाता है। हवाई द्वीप के अंदर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है किलायू ज्वालामुखी। ये फिर से फूट पड़ा है, इसलिए चर्चा में आ गया है। ज्वालामुखी क्या होता है आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार की कोई रचना होती है और धरती के अंदर गर्म चीज होती है। ये जब बाहर आने का कोई रास्ता ढूंढती है तो जो दरार से निकलती है वही होता है ज्वालामुखी, और इस प्रकार से इसके अंदर से मैग्मा, पिघली हुई चट्टानें, गर्म गैसें, ये सब निकलता रहता है, आग आदि। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां बात की जाएगी खेलों की। कौन कौन से खेल, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं, कौन कौन से खिलाड़ी रहे थे चर्चा में हमारे आसपास। अभी अभी एशिया कप हो रहा है ना। एक देश की बहुत ही ज्यादा कुटाई करी है यहां पर हमारे विराट कोहली जी ने और केएल राहुल जी ने, पता है ना। बहुत सारे रिकॉर्ड भी बन गए थे, ये तो सबको पता होगा, तुम लोग तो बड़े तेज हो। ठीक है, आइए बातें करते हैं। यहाँ पर सवाल पढ़िएगा, टेनिस का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। आप किसी भी एग्जाम को अगर देखेंगे तो वहां पर इस कैटेगरी से जरूर सवाल देखने के लिए मिलते हैं। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में महिला एकल का विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ वुमेन सिंगल इन यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम? कोको गॉफ, आरेना सवालेंका, इगा स्विटेक, मार्केटा वोंद्रोउसोवा। मार्केटा वोंद्रोउसोवा हो जाती हैं चेक गणराज्य की। ठीक है, कहाँ की हो गई हैं? चेक की हो गई हैं। इसके अलावा इगा स्विटेक की बात करते हैं तो ये पोलैंड की हो जाती हैं। इसके अलावा बात करते हैं आरेना सवालेंका, ये हो जाती हैं बेला रूस की। इसके अलावा बात करते हैं कोको गॉफ की तो ये हो जाती हैं यूएसए की। यहां पर आपसे सिर्फ महिला एकल के बारे में पूछा गया है। एग्जामिनर आपसे मेंस सिंगल के बारे में पूछ सकता है, तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे साल भर का ग्रैंड स्लैम आपके हाथ में एक ही पेज पर आ गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके, बहुत बढ़िया। यूएस ओपन अभी अभी हुआ है। यूएस ओपन में पुरुष वर्ग का विजेता मतलब मेन सिंगल किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा वुमेन्स एकल के, वुमेन सिंगल की अगर बात करते हैं, महिला एकल की बात करते हैं, कोको गॉफ, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, वो हैं। बाकी पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं नहीं पढ़ने वाला हूं क्योंकि सिर्फ इस हफ्ते की बात करने की मैंने बात कही थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोको गॉफ। ठीक है, बढ़िया है, अभी तक हालत ठीक। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पर अभी अभी हुआ है जिसका नाम हो जाता है बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है और इस पर कौन सी टीम विजेता रही है? तो आप बोलेंगे जर्मनी रही है विजेता, और जर्मनी ने हराया है सर्बिया को। किसकी बात हमने की? हमने बात की है बास्केटबॉल विश्व कप की। विश्व कप की हमने बात की। कौन सी टीम विजेता रही है? तो आप बोलेंगे विजेता रही है जर्मनी की टीम। जर्मनी की टीम। किस टीम को इसने हराया है? तो आप बोलेंगे सर्बिया को इसने हराया है। किसको हराया है? सर्बिया को हराया है, मतलब नोवाक जोकोविच के देश की टीम को हराया है। यहां पर इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। ऑलराइट, ठीक है, बढ़िया। अब आइए, सवाल इस प्रकार से कुछ पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में, किस देश की टीम ने अपना पहला बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? विच कंट्रीज टीम वॉन इट्स फर्स्ट बास्केटबॉल कप? उत्तर क्या होगा? जर्मनी, सर्बिया, भारत या अमेरिका? बताइए क्या होने वाला है इसका उत्तर। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, सर्बिया को हराया गया है, जर्मनी के द्वारा हराया है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, राइट। अब यहां पर होने वाली है राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता। राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं। राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं। राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं। किस क्रमांक के होंगे? आप बोलेंगे 37 होंगे। कहां पर होंगे? तो आप बोलेंगे ये होने वाले हैं गोवा में होने वाले हैं। गोवा जो कि एक राज्य होता है, गोवा में होने वाले हैं। और इसका ये शुभंकर, इसका नाम है मोगा, जो कि इंडियन बाइसन हो जाता है, तो वो हो जाता है इसका मस्कट। और यहाँ पर आपको प्रमोद सावंत देखने के लिए मिल रहे हैं। कौन देखने के मिल रहे हैं? प्रमोद सावंत देखने के लिए मिल रहे हैं। ये कौन हो जाते हैं? सीएम हो जाते हैं। कहाँ के? गोवा के हो जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कोहली, विराट कोहली जी ने और केएल राहुल जी ने और कुलदीप जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था यहाँ पर एशिया कप का जो मैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर 13,000 रन पूरे करने का, 13,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड किसने बना लिया है सबसे कम मैचों में? विराट कोहली जी ने। विराट कोहली,
ठीक है, सबसे कम मैचों में कितने मैचों पर इन्होंने बना लिया है 13,000, तो आप बोलेंगे मैच इनको लगे हैं सिर्फ 267 मैचों पर इन्होंने बना लिया है इतने रन। ठीक है, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर जी ने भी 13,000 रन बनाए थे, लेकिन सबसे तेज की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर विराट कोहली जी का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा विराट कोहली और केएल राहुल जी ने दोनों ने मिलकर एशिया कप की सबसे बड़ी साझेदारी की है, और ये साझेदारी कितने रन की रही थी, तो आप बोलेंगे 233 रन की साझेदारी रही है। ये भी आपको पता होना चाहिए, एशिया कप की सबसे बड़ी साझेदारी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर एक खिलाड़ी हो जाती हैं, ये कहां की खिलाड़ी हैं, तो आपको पता होना चाहिए केन्या की खिलाड़ी हैं, एबेन्यो इनका नाम हो जाता है। इसके अलावा इथियोपिया के एक और खिलाड़ी हो जाते हैं अयाना, अल्माज अयाना, तो ये भी शामिल होने वाले हैं। कहां पर, तो आप बोलेंगे दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन होने वाला है अक्टूबर में, इसी पर ये दोनों खिलाड़ी आ रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सवाल किस प्रकार से निकल कर आएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि हाफ मैराथन का आयोजन कहां पर होने वाला है, दिल्ली। इस पर निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी शामिल रहा था, तो आप बोलेंगे कि केन्या की डेनियल एबेन्यो शामिल रही थी। इसके अलावा इथियोपिया के भी एक खिलाड़ी अयाना शामिल रहे थे। आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि डेनियल एबेन्यो किस देश की खिलाड़ी हैं, तो केन्या से संबंधित हो जाएंगी, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला देखिए सवाल किस प्रकार से है ये वाला, मोटो जीपी भारत फॉर्मूला 1 कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जाएगा, वेयर विल द मोटो जीपी इंडिया फॉर्मूला 1 कार रेसिंग कॉम्पिटिशन बी हेल्ड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, न्यू दिल्ली। उत्तर क्या होगा इसका, तो आप बोलेंगे कि ये ग्रेटर नोएडा पे होने वाला है, ग्रेटर नोएडा पे होने वाला है, ग्रेटर नोएडा पर होने वाला है, गौतम बुद्ध सर्किट पे, गौतम बुद्ध सर्किट पे, राइट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाता है भाग, नोएडा मतलब ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो ये आप पूरी बातें देख सकते हैं कि यहाँ पर गौतम बुद्ध सर्किट हो जाता है जिस पर इसका आयोजन होने वाला है, राइट। नेक्स्ट, किरण जॉर्ज का संबंध किस खेल से हो जाता है, किरण जॉर्ज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या हॉकी। क्यों ये आ गया है सवाल चर्चा में, क्योंकि अभी अभी इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल इन्होंने जीत लिया है, किरण जॉर्ज इनका नाम हो जाता है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं, राइट। ठीक है, बढ़िया। आइए सवाल का आंसर क्या होगा, किरण जॉर्ज इनका संबंध हो जाता है बैडमिंटन से, राइट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। और किस प्रकार से सवाल आ सकता है, इस प्रकार से आ सकता है, विच बैडमिंटन प्लेयर हैज वॉन द इंडोनेशिया मास्टर टाइटल, इंडोनेशिया मास्टर टाइटल किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है, लक्ष्य सेन, किरण जॉर्ज या रोहन बोपन्ना या कोको गॉफ। कोको गॉफ और रोहन बोपन्ना तो टेनिस से संबंधित हो जाते हैं, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा किरण जॉर्ज, ऑप्शन बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट, पांचवें राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सी टीम रही है, Which team has won the title of 5th National Wheelchair Rugby Championship 2023? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र के पुणे पर ही इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। कहां पर, पुणे पर। ठीक है, कहां पर, तो पुणे पर इसका आयोजन हुआ था। महाराष्ट्र ही इसका विजेता रहा है। किसको हराकर जीता है, तो कर्नाटक को हराकर जीता है, कर्नाटक को हराकर जीता है महाराष्ट्र। ठीक है, अच्छी बात। क्या है, पांचवा है व्हील चेयर रग्बी है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कीवर्ड्स अच्छे से आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट, और यहीं पर इसी न्यूज के बारे में बना था यह सवाल कि पांचवी नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप थी जिसको जीता है महाराष्ट्र ने हराकर कर्नाटका को। आयोजन कहां पर हुआ है, तो पुणे महाराष्ट्र पे इसका आयोजन हुआ था। 12 सितंबर के आसपास की खबर हो जाती है। नेक्स्ट, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, सुब्रतो कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन। बहुत सी परीक्षाओं में डायरेक्ट ये सवाल पूछा गया है। अलग अलग प्रतियोगिताएं जैसे संतोष हो गया, ड्यूरेंट हो गया, मार्डेका हो गया, सुब्रतो राय सहारा हो गया, राइट। तो इस प्रकार की जो ट्रॉफी है डायरेक्ट आपसे पूछी जाएंगी किस खेल से इनका संबंध है। क्यों ये सवाल चर्चा में आया है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि 62वां 62nd ऑफ एडिशन ऑफ सुब्रतो कप होने वाला है दोबारा 19 सितंबर से। कहां कहां इसका आयोजन होगा, तो आप बोलेंगे गुरुग्राम में, गुरुग्राम में, इसके अलावा बेंगलुरु पे, इसके अलावा बेंगलुरु पे, और साथ में होने वाला है ये दिल्ली पर इसका आयोजन।
इसलिए हो गया है महत्वपूर्ण, 3 स्थानों में संयुक्त रूप से होने वाला है। कौन सा एडिशन? 62nd ऑफ एडिशन, तो ये भी महत्वपूर्ण है। सवाल का उत्तर क्या होगा? फुटबॉल से संबंधित हो जाता है सर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। अब आइए और किस प्रकार सवाल बन सकता है। विच एडिशन ऑफ सुब्रतो कप विल बी प्लेड इन 2023? सुब्रतो कप का कौन सा संस्करण 2023 में खेला जाएगा? 60, 62, 64 या 66, 60, 62, 64 या 66? आंसर इसका होगा, अभी अभी हमने देखा है, ऑप्शन 62। नेक्स्ट, सुब्रतो कप का आयोजन किस स्थान में प्रस्तावित है? इन विच प्लेस इज द सुब्रतो कप प्रपोज टू बी ऑर्गेनाइज्ड? गुरुग्राम, दिल्ली, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी ये लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी स्थानों में, अभी अभी तो देखा था, तीनों जगह पर साथ में होने वाला है, बेंगलुरु, दिल्ली, गुरुग्राम। बोलो हाँ, ठीक है। एक और प्रतियोगिता ISSF जो कि शूटिंग से संबंधित है, इसका वर्ल्ड कप होने वाला है, कहाँ होने वाला है? तो आप बोलेंगे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में होने वाला है। कुल मिलाकर इतनी ही जानकारी याद रखनी है, बाकी जानकारी भी यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे 16 सदस्यीय भारतीय दल शामिल होने वाला है, राइट। तो इन सब चीज़ों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, बस आपको याद रखना है ISSF वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? रियो डी जेनेरियो, जो कि है कहाँ पर? ब्राजील पर। अब आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुए हैं, ये लोग हो जाते हैं महत्वपूर्ण, इसलिए डायरेक्ट इन लोगों का नाम रखना है याद जरूरी, ठीक है। आओ देखो कौन कौन से चेहरे हो गए, कौन कौन से नाम हो गए। महिला फैशन ब्रांड W, जैसे अभी अभी हमने देखा ना, ट्विटर ने अपना नाम बदल कर क्या कर दिया? लोगो कर दिया X। किसने? ट्विटर ने। अब देखो कितना ज्यादा यहाँ पर नामों की भी कंजूसी हो रही है। पहले लंबे लंबे नाम आते थे, रणवीर सिंह, राज प्रताप सिंह, है ना, अब क्या नाम? X, अब क्या नाम? W। उसी प्रकार का एक ब्रांड हो गया है W, और W की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है आपको बताना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वुमेन्स फैशन ब्रांड W? आयुष्मान खुराना, ये तो यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। इसके अलावा आलिया भट्ट, ये तो गुची की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, ये तो कई चीज़ों के जैसे स्माइल एम्बेसडर हो जाते हैं महाराष्ट्र सरकार के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। सेवलॉन कंपनी के द्वारा भी हैंड एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया गया है। और इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुष्का शर्मा। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बोलो हाँ। नेक्स्ट देखिए, कहीं कहीं चीजें तेजी से निकल रही होंगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट है आपके पास, तो बहुत ही ज्यादा फायदा है। आप थोड़ा रोकिए, थोड़ा पीछे करिए, दोबारा से चीजें सुनिए, अपनी कॉपी में नोट करिए, और वही जो नोट किया है आपने वही आपको लगातार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, एग्जाम के पहले बार बार, ठीक है। 3 से 4 बार आपको एग्जाम के पहले रिवीजन करना है। आप देखेंगे सवाल यहीं पर से आने वाला है, ठीक है। यही हो जाती है अनुष्का शर्मा जी, विराट कोहली जी की धर्मपत्नी, और इनको चुन लिया गया है W ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। आइए नेक्स्ट, मास्टर कार्ड के गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड? मास्टर कार्ड कुछ याद आ रहा है? अजय पाल बंगा जी, जो कि हो जाते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष, राइट। विश्व बैंक में ये पहुंच गए हैं। कहां पर पहले थे? यही तो पहले थे मास्टर कार्ड में, इन्होंने ही तो रिजाइन दिया है, इसीलिए पोस्ट हो गई है खाली, और यहां पर अपॉइंट कर लिया गया है किसको? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रहे रजनीश कुमार जी को। दिनेश कुमार खारा जी का संबंध वर्तमान में ये SBI के प्रमुख हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा थर्मन शनमुग रत्नम सिंगापुर, कहाँ के? सिंगापुर के प्रेसिडेंट हो जाते हैं वर्तमान में, इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रजनीश कुमार जी। तस्वीर आप यहाँ पर देख लीजिए, न्यूज ऐसी थी, इस कारण से ये आ गए हैं आपके एग्जाम पेपर में, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख निधन के बारे में। एबिचुरीज कुछ हुई हैं हमारे सामने, तो ये भी पढ़ने जरूरी है। कुछ लोग होते हैं, कुछ बहुत ही शानदार काम कर जाते हैं, अपने कामों के कारण हमेशा याद रह जाते हैं, और जब याद रह जाते हैं तो एग्जामिनर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा हो जाता है ये सवाल कि बता दीजिए कि निम्नलिखित व्यक्ति का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित था, या अगर उन्होंने कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया है, कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवार्ड उनको मिला है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सवाल किस प्रकार से बनेगा जो अभी हुआ है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम हो जाता है वॉल्टर अल्फ्रेड, राइट। क्या नाम हो जाता है? आप बोलेंगे वॉल्टर अल्फ्रेड इनका नाम हो जाता है, वॉल्टर अल्फ्रेड इनका नाम हो जाता है। यह एक पत्रकार थे,
और पत्रकार थे, पत्रकारिता से संबंधित है और इनका हाल ही में हो गया है निधन 103 वर्ष की उम्र पे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या नाम हो गया है? वॉल्टर अल्फ्रेड इनका नाम हो जाता है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। देखिए और भी कई सारे निधन हुए होंगे, तो अगर जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर करा दिया जाएगा, अभी नहीं तो मंथली में, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर साइंस एंड टेक की अगर हमने बात की है तो आईआईटी बॉम्बे ने एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के लिए यहाँ पर अंडर ग्रेड का स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कुल मिलाकर एक प्रोग्राम निकाला है, एक शिक्षा के लिए एक कोर्स निकाला है। आईआईटी बॉम्बे एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के क्षेत्र में कर रहा है काम। यहाँ पर से कुल मिलाकर हमें इतनी चीज ही देखनी है। एआई के क्षेत्र में कौन काम कर रहा है? आईआईटी बॉम्बे काम कर रहा है डेटा साइंस के क्षेत्र में। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर बात की जाएगी रिपोर्ट्स और इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स और रिपोर्ट के बारे में मतलब सूचकांक कौन कौन से हो जाते हैं, किस किस में कौन कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से फिलहाल हमें कोई भी चीजें देखने के लिए नहीं मिली हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। कौन कौन से महत्वपूर्ण डे, दिवस या माह या वीक इस हफ्ते चर्चा में रहे थे, आइए उनके बारे में नजर मारते हैं, ठीक है। हमारे पीछे दिख रहा है पोषण माह। पोषण, इसमें क्या बोला गया? अगर आप स्वस्थ होंगे, ठीक है, अगर आप सुपोषित होंगे तभी आप साक्षर होंगे, और जब आप साक्षर होंगे तभी आप हमारे देश को सशक्त बनाएंगे, यही यहाँ पर बोला गया है। क्या बोला गया? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, यही यहाँ पर बोला गया पोषण माह। और पोषण माह किस माह को बोला गया? सितंबर माह को बोला गया है। बोलो हाँ, सितंबर माह को पोषण माह बोला गया। पोषण माह बोला गया, बोलो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा पोषण वीक, राइट, न्यूट्रिशन वीक भी बोला गया 1 से 8 सितंबर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पोषण सप्ताह, राइट। आइए नेक्स्ट, किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? विच मंथ इज सेलिब्रेटेड एज न्यूट्रिशन मंथ? तो यहाँ पर शायद मैंने 8 लिख दिया है, आप इसको 1 से 7 ही लिखेंगे। 1 से 7 सितंबर, 1 से 8 तक में हमने लिटरेसी मतलब साक्षरता सप्ताह मनाया है। साक्षरता सप्ताह मनाया है 1 से 8 सितंबर तक, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो आप बोलेंगे पोषण माह की बात की जा रही है, न्यूट्रिशन मंथ की बात की जा रही है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ये पूरी चीजें हैं जिनके बारे में हम बातें कर चुके हैं पहले भी, लेकिन एक बार फिर से देख लेंगे। आज हमने कौन कौन से दिनों की बात करेंगे। आज 8 सितंबर को मनाया है वर्ल्ड लिटरेसी डे। इसके अलावा 14 सितंबर को हमने हिंदी डे मनाया है। इसके अलावा 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाएंगे, ठीक है। बाकी चीजें जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे, आगे की बातें हम करते रहेंगे, तो ये आती रहेंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे स्लाइड का, ताकि आप आराम से कॉपी में चीजें नोट कर सकें। अब देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभी अभी हमने देखा था, तो उत्तर देना काफी आसान होगा आपके लिए। हिंदी दिवस, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज ऑब्जर्व्ड एज हिंदी दिवस? 5 सितंबर, 8 सितंबर, 14 सितंबर या 16 सितंबर होने वाला है इसका सही उत्तर। तो बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हैं यही होगा इसका सही उत्तर, 14 सितंबर, 14 सितंबर, क्योंकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, टीचर्स डे मनाया जाता है। 8 सितंबर को लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 14 जनवरी। हिंदी दिवस के बारे में देख लीजिए अच्छे से। और इसी दिन 1949 को हमारी संविधान सभा के द्वारा राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया था। किसको? हिंदी को, इसलिए ये मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण सूचियां, लिस्ट, शेड्यूल 8 की बात करते हैं, अनुसूची 8 की बात करते हैं, तो उसमें अब वर्तमान में 24 भाषाएं हैं। पहले 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 14 से 22 आ चुकी हैं, तो ये सारी भाषाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लास में बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अब डिटेल में बात करना थोड़ा संभव नहीं है। अमेरिका के किस शहर में नवंबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया है? इन विच अमेरिकन सिटी has the month of November been declared as the Hindu Heritage Month? न्यूयॉर्क, लुइसविले, फ्लोरिडा, जॉर्जिया।
तो जॉर्जिया में हिंदू फोबिया शब्द को बैन किया गया था, हिंदू फोबिया शब्द को बैन किया गया था। इसके अलावा सनातन धर्म दिवस 3 सितंबर को लुइसविले में घोषित किया गया है। सनातन धर्म दिवस, सनातन धर्म दिवस। इसके अलावा न्यूयॉर्क की अगर बात करते हैं तो दिवाली की छुट्टी, किसकी? दीपावली की छुट्टी यहीं पर मनाए जाने की घोषणा की गई थी, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिडा, राइट। नेक्स्ट, यही न्यूज़ है जिसके कारण से ये सवाल आया था चर्चा पे। अब आइए, अब बात कर रहे हैं कुछ डिफेंस सेक्टर के बारे में, कुछ रक्षा क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, एग्जाम में आ सकती है। दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? वेयर विल द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयरपोर्ट बी बिल्ट? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम होने वाला है इसका सही उत्तर। तो क्या होगा? न्योमा की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? न्योमा की बात की जा रही है। कितनी होगी ऊंचाई धरातल से? तो आप बोलेंगे 13,710 होने वाली है फीट इसकी ऊंचाई होने वाली है, ठीक है। ये देखिए यहां पर हो जाता है एक और सवाल, न्योमा हवाई अड्डे का निर्माण किस संगठन द्वारा कराया जा रहा है? न्योमा एयरपोर्ट इज बिंग कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या होम मिनिस्ट्री मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है? तो ये रहा समाचार। BRO के द्वारा विश्व की सबसे लंबी फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख के न्योमा में कराया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इन सवालों की तरफ देख लेते हैं। तो लद्दाख इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अलावा ये कहाँ पर होगा? BRO के द्वारा बनवाया जा रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनवाया जा रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब यहां पर बात की जा रही है, एक प्लेन हो जाता है C-295MV, ठीक है। और ये एक प्रकार का परिवहन विमान हो जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो जाता है। मतलब इसके अंदर आप बड़े बड़े सामान रख सकते हो, खुद भी जा सकते हो, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराने का काम ये करने वाला है। इसको किससे रिप्लेस किया जा रहा है? AVRO, एक बेड़ा हो जाता है, उससे इसको रिप्लेस किया जाएगा। कुल मिलाकर 56 यहाँ पर विमान मंगाए जाएंगे, राइट। ये टाटा के साथ ही यहाँ पर 16 अन्य भारत में भी बनाए जाएंगे, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 40 के आसपास भारत में बनाए जाएंगे और 16 बाहर से मंगाए जाएंगे, कुछ ऐसी बात यहाँ पर की गई है। कुल कितने होने वाले हैं? 56 होने वाले हैं। एयरबस की सहायता से इनको किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, राइट। नेक्स्ट, शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किस संगठन द्वारा किया जाएगा? द लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज आफ्टर द कोल्ड वॉर विल बी कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? G20, G7, नाटो या आसियान? क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? तो आप बोलेंगे कि नाटो द्वारा ये किया जाएगा। नाटो में सदस्य देश कितने हो जाते हैं? 31 हो जाते हैं, लेकिन इसमें 32वां सदस्य जो कि अभी भाग नहीं बना है नाटो का, लेकिन जल्द ही यह भी भाग बन सकता है, और इस जो होने वाला है तो इस पर भाग लेगा वह देश भी नाटो का ये हो जाता है, राइट। ओके, क्या आंसर होगा इसका? नाटो होने वाला है। अब देखिए नाटो, यहीं पर जो समाचार है उसी के ऊपर ये सवाल आपका बना था, ठीक है। नेक्स्ट, बात हो रही है समिट्स के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। G20 का नया सदस्य कौन सा समूह बना है आपको बताना है। विच ग्रुप हैज बिकम द न्यू मेंबर ऑफ G20? अफ्रीकन यूनियन, आसियान यूनियन, या नाटो यूनियन, या एशियान यूनियन? क्या होगा इसका उत्तर? तो देखिए AU बस अगर आप याद रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो सकता है या एशिया हो सकता है। जी नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है, वो है अफ्रीका, राइट। अफ्रीका यूनियन हो जाती है, अफ्रीका यूनियन हो जाती है। इसके अलावा भी आपको पता है कि जो 18वां G20 हुआ था, 18th G20 हुआ था, कहाँ पर हुआ था? इंडिया में हुआ था। और किस वर्ष हुआ था? 2023 में हुआ था।
ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका मोटो मतलब ध्येय वाक्य रहा था हमारा, इसका थीम रहा था। और इसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इसका एक और सदस्य बन चुका है अफ्रीकन यूनियन। ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल सही आंसर। इसके अलावा यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन ज्वाइंड एज अ न्यू मेंबर, ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण सुर्खी हो जाती है। ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस भी लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। इसके अलावा दिल्ली नेताओं की घोषणा, यहाँ पर दिल्ली डिक्लेरेशन को भी साइन किया गया है। इसके अलावा इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब आर्थिक गलियारा भी यहाँ पर बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा की गई है। तो ये 4 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस प्रकार से इनका नाम क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे इनका नाम हो जाता है असाली असोमानी। क्या नाम हो जाता है, अजाली असोमानी इनका नाम हो जाता है। और ये हैं कौन, अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हो जाते हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर सवाल क्या पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहां किया गया है। एक सवाल में पूछा जा रहा है किसके द्वारा किया गया है और एक सवाल में पूछा जा रहा है कहां किया गया है। मतलब हु हैज इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। और अगला सवाल है वेयर हैज इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, राइट। दोनों सवाल अलग अलग हैं, किसके द्वारा किया गया है, तो आप बोलेंगे हमारे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम हो जाता है श्री जगदीप धनखड़ जी। इसके अलावा बात की जा रही है कि कहां पर किया गया है, तो आप बोलेंगे जयपुर, जो कि हो जाता है राजस्थान में, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है, राइट। नेक्स्ट, ये पूरी बात हो जाती है। बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि लगभग 6000 से ऊपर बांध हमारे देश में हो जाते हैं, जिसमें से 80% जो बांध हैं वो 25 वर्ष से पुराने हैं। और भी कई सारी बातें थी, तो ये आप पढ़ लेंगे आराम से, डिटेल में जाने का टाइम नहीं है हमारे पास। किसके द्वारा नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट इन दिल्ली। आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है, अमित शाह जी जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, या द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा किया गया है। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, मतलब हमारे देश की जो 15वीं राष्ट्रपति हैं, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, झारखंड की पहली राज्यपाल रह चुकी हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। और ये रही थी पूरी न्यूज, जिसके कारण से ये रहा था चर्चा में। 12 सितंबर को ऐसा किया गया है, नई दिल्ली में ऐसा किया गया है, किसानों के अधिकारों की पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन था। जहां पर भी पहला आएगा, फर्स्ट आएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जहां पर भी फर्स्ट आएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर, देख लीजिएगा ध्यान से। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ई विधान एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। रिसेंटली इन the assembly of which state will president द्रौपदी मुर्मू जी लॉन्च द ई विधान एप्लीकेशन, जिसको नेवा भी बोला जाता है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, राइट। तो क्या होने वाला है इसका उत्तर, हरियाणा, गुजरात, नागालैंड या मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में बात की जा रही है, तो मतलब गुजरात पर ऐसा किया गया है। इसके तहत किया क्या जाएगा, तो कि बहुत सारे जो पेपर का यूज होता है उनको हटा दिया जाएगा, लैपटॉप टैबलेट के माध्यम से ही पूरी संसदीय जो कार्यवाही है, विधानसभा की कार्यवाही है, वो होने वाली है। पहला स्टेट ये करने वाला कौन बन गया था, फर्स्ट स्टेट वाज नागालैंड। और यहाँ पर अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है ये गुजरात के अंदर भी हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। विच स्टेट्स असेंबली हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, प्रोग्राम टू बिकम कंप्लीटली पेपरलेस। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या होने वाला है असम इसका सही उत्तर। तो आप बोलेंगे नागालैंड होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। अब आइए बात करते हैं इकोनॉमी से, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें कौन कौन से बिंदु हो जाएंगे महत्वपूर्ण जो हमें याद रखने हैं। तो देखिए आरबीआई ने अभी अभी बोल दिया है कि हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अब चलाने वाले हैं यहाँ पर किसको, सीबीडीटी को। सीबीडीटी क्या हो जाता है, सीबीडीसी,
CBDC मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। कुल मिलाकर जो भी आपकी नोट है उसको ये रिप्लेस करने वाला है। आप अपने फोन में ही इसको सेव रख सकते हैं, ठीक है। ये नोटों को कुल मिलाकर एक तरीके से हमारे पर्स से गायब करने के लिए आया है। पहली बार ये कब आया था, इसकी घोषणा कब की गई थी कि आने वाला है? नवंबर 2022 में बोला गया था कि ये आएगा, नवंबर 2022 में, ठीक है, नवंबर 2022 में इसको लाने की बात कही गई थी। अब आइए, यहां पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 90 बुनियादी परियोजनाओं की शुभारंभ की है, घोषणा की गई है। कहां पर लगभग 2900 करोड़ से अधिक की होने वाली हैं। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनका निर्माण किया जाएगा। और कुल मिलाकर यहाँ पर राजनाथ सिंह जी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में यहाँ पर कहा गया था, तो ऐसी बात हो जाती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या बात है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा यह भी बोला गया था कि जो ड्यूटी है 50% यूएस के एप्पल्स पर होने वाली है, इतनी ही रहेगी। और इसके अलावा अखरोट पर भी 100% शुल्क लागू रहेगा। जैसे हमारे यूएस और भारत के बीच में कई सारे समझौते हुए, हाथ हाथ मिलाया गया, तो कई सारे लोगों को लगा कि जो भी टैक्स वगैरह है गवर्नमेंट द्वारा जो इंपोर्ट होता है यूएस का सामान, तो वो सस्ता हो जाएगा। अगर सस्ता हो जाएगा तो लोग वही खरीदेंगे। तो किसान भाई बहन बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि अगर यूएस का ही सामान खरीदेंगे तो जो हमारा सामान है वो कोई खरीदेगा नहीं। और इसीलिए सरकार आई है यहाँ पर सामने। पीयूष गोयल जी की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा नहीं है। जो सिर्फ यहाँ पर कंपटीशन खत्म करने के लिए जो प्राइस बढ़ाया गया था, सिर्फ उसी को बस कम किया गया है, बाकी चीज़ें कम नहीं हुई हैं, ठीक है। तो हमारे भाई बहनों के साथ, किसान भाई बहनों के साथ कोई अत्याचार होने वाला है नहीं। अब बात यहाँ पर अवार्ड एंड ऑनर से मतलब पुरस्कार और सम्मान से भी यहाँ पर है सवाल। तो आइए देखिएगा क्या क्या हो जाती हैं बातें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा? हाउ मेनी पीपल विल बी गिवन द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022? अब देखिए यहाँ पर सवाल कैसा पूछा जा सकता है, डायरेक्ट। ये तो हो गया करंट अफेयर का। स्टैटिक में भी यहीं से सवाल निकल कर आ सकता है। तो आपसे पूछेगा कि बता दीजिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इस प्रकार का। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये 12 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है इस वर्ष की। अगर हम बात करते हैं, इस वर्ष घोषणा की गई है 2022 वाले पुरस्कारों की, क्योंकि पिछले साल किन्हीं कारणों से दिए नहीं गए थे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर जो सवाल जिसके बारे में मैंने अभी बात की है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इन विच फील्ड इज द भटनागर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विल बी अवॉर्डेड? आपको यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा गलत है, कोई नहीं, सुधार लेंगे। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की बात की जा रही है, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, सिंगिंग से रिलेटेड है, गायन क्षेत्र से रिलेटेड है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, या सोशल सर्विस से मतलब समाज सेवा से संबंधित है? उत्तर क्या होगा? तो आप बोलेंगे इसका उत्तर होने वाला है विज्ञान व प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर सी, राइट। ये रही पूरी तस्वीर। यहाँ पर नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हो जाती हैं, जो कि CSIR की वर्तमान महानिदेशक हो जाती हैं, डायरेक्टर जनरल हो जाती हैं। और CSIR के द्वारा ही ये आप देखेंगे जो शांति स्वरूप भटनागर जी हो जाते हैं, एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ही CSIR की स्थापना की गई थी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना की गई थी 1942 में, और उसी के द्वारा, उसी संस्था के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। और आप यहाँ पर उनकी डायरेक्टर जनरल नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जी का तस्वीर देख रहे हैं, नाम भी देख रहे हैं, उन्हीं के द्वारा घोषणा की गई है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the Lifetime Achievement Award in the field of education? शिक्षा के क्षेत्र में आपको बताना है आशा भोसले, नजमा अख्तर, बालकृष्ण दोषी, रतन टाटा। अगर आपको सामान्य सी जानकारी भी है तो भी आप एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। रतन टाटा जी तो उद्योग से संबंधित हो जाते हैं, इनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न सम्मान दिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा भी इनको सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा बालकृष्ण दोषी जी एक आर्किटेक्ट हो जाते हैं, वास्तुकार हो जाते हैं, और इनका निधन भी हुआ था इसी वर्ष। और इसके अलावा इनको
पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नज़मा अख्तर ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। और आशा भोसले जी एक गायिका हो जाती हैं, एक सिंगर हो जाती हैं, और इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नज़मा अख्तर